नमस्कार मित्र, आप यह जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आ रही आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनिए। इसमें बेचारे वो मूक प्राणी रो रहे हैं, उनके रोने की आवाज़ आ रही है जो ना तो किसी से अपना दुख कह सकते हैं, ना तो अपना दुख किसी को सुना सकते हैं। अपने घर के उजड़ने की पीड़ा को बस रो कर बता सकते हैं। अगर आप उनके रोने का दर्द समझ सकते हैं तो समझिए, वरना विकास की इस आंधी में आपका भी विनाश इसी तरह होने वाला है। आखिर यह घटना कहाँ की है और यह पंछी क्यों रो रहे हैं? आखिर हम मानव उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हम उस पीड़ा को नहीं सुन पा रहे हैं? हम अपनी आंख कान सब बंद करके बैठे हुए हैं। तो मित्र, आज की जो कवर स्टोरी है वह इसी विकास की कहानी है। विकास के लिए किसी का विनाश नहीं किया जा सकता है। तो मित्र, आपका मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और मित्र, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और फॉलो करिए प्लीज़। और तो आइए मित्र, स्टार्ट करते हैं आज की कवर स्टोरी को। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। आप विचार अवश्य कीजिएगा और जवाब अवश्य दीजिएगा। कौन सही है, सरकार सही है या स्टूडेंट सही है? विकास सही है या जंगलों का विनाश सही है? प्रकृति के विकास पर हमारा चुप रहना कितना सही है? घने पेड़ों और जंगलों के बीच में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन दिनों बुलडोजरों की आवाज से गुजर रही है। तेलंगाना की रेवती रमन्ना सरकार जो है, यूनिवर्सिटी के करीब 400 एकड़ जमीन पर IT पार्क बनाने के लिए नीलाम करना चाहती है। मुख्यमंत्री रेवती रमन्ना जो है, वह उनका दावा है कि IT पार्क अगर बन जाएगा तो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और 5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। स्टूडेंट और टीचर इस जमीन की नीलामी का विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि इस जमीन पर एक घना जंगल है और उसे खत्म होने से न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि शहर के पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इसी बीच 30 मार्च को जब 40 बुलडोजर कैंपस में घुसते हैं और पेड़ों को उखाड़ना चालू कर देते हैं, उनको काटना चालू कर देते हैं, तो स्टूडेंट इसका विरोध करते हैं। प्रशासन उस दिन तो बुलडोजर रोक देता है, लेकिन उसी रात को बुलडोजर दोबारा घुसते हैं, पेड़ों को उखाड़ना चालू कर देते हैं। स्टूडेंट और टीचर पेड़ों को उखाड़ने का फिर विरोध करते हैं। 2 अप्रैल को 12 बजे तक स्टूडेंट, टीचर के पुलिस के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ होती है। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जाता है और इस एरिया में एंट्री पर रोक लगा दी जाती है। आखिर इस जमीन पर सरकार IT पार्क क्यों बनाना चाहती है, जबकि यह हमारा है? स्टूडेंट उसको हर हालत में रोकना चाहते हैं, क्योंकि इस जमीन पे 1974 से विवाद चला आ रहा है। केंद्र सरकार हैदराबाद यूनिवर्सिटी को करीब 2301 एकड़ जमीन देती है। राज्य सरकार और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बीच में एक जमीन का अदली बदली का समझौता होता है और इस समझौते के तहत 400 एकड़ जमीन सरकार को मिलती है। और यह घटना है 2003 की। और इसके बाद 2004 में आंध्र सरकार ने 400 जो एकड़ जमीन है IMG एकेडमी को अलॉट कर देती है। लेकिन 2004 में जो राज्य सरकार है, IMG एकेडमी का जो अलॉटमेंट है उसको रद्द कर देती है और जमीन का मामला कोर्ट में पहुंचता है। तेलंगाना हाई कोर्ट मालिकाना हक पर सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती है और साल होता है 2022 का। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और 26 जून 2024 को तेलंगाना सरकार ने यह जमीन को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन यानी TIGIIC को दे दिया। 30 मार्च 2025 को IT पार्क की जमीन को साफ करने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ये बुलडोजर घुसते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसका जमकर विरोध करते हैं और यही पूरा विवाद है। अगर IT सेक्टर को जमीन दे दी जाएगी और इस तरह जंगल से पूरा साफ कर दिया जाता है, इसका दुष्परिणाम क्या होगा आपको मैं एक सर्वे रिपोर्ट में बताता हूं। आप लोग जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। तेलंगाना का यह जो जंगल है, इसका नाम है कांचा गोचीबा का जंगल और यह पूरे 400 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें बहुत सारे पुराने पेड़ हैं, अनोखी चट्टानें और लगभग खत्म होने की कगार पे जो जीव बचे हुए हैं वो है उनका आवास है। उसमें कम से कम 445 स्पीसीज हैं जिसमें कि भारत का जो पाइथन है, बंगाल की मॉनिटरी छिपकली है जो कि एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट स्पीसीज है, वो सब इसमें शामिल है। इसमें 233 प्रकार के पंछियों की प्रजातियां और 72 देसी प्रकार की वृक्ष प्रजातियां हैं और 27 ऐसी प्रजातियां हैं जो एकदम विलुप्त होने के कगार पर। यहाँ पे हिरन है, मोर हैं और न जाने कितने जीव हैं। यहाँ पे जो चट्टानें हैं बहुत पुरानी है, वो लगभग अरबों साल पुरानी है और जीवों का यह एक मात्र आश्रय है। यहाँ के जितने जीव हैं उनका
एकमात्र आश्रय है। क्या इसको नष्ट करना आपको उचित लगता है? अगर इसी प्रकार जंगल को नष्ट किया गया, उसका विनाश किया गया तो क्या होगा? 2025 से जो अब तक जो तापमान था उससे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, और जो बारिश हो रही है उसमें 10% की कमी आएगी, जो प्रदूषण है वो 40% बढ़ जाएगा, और जो जमीन के नीचे पानी है उसमें 3% की गिरावट होगी। एक 400 एकड़ की जमीन वाला जंगल आपको क्या क्या दे रहा है? शुद्ध जल दे रहा है, शुद्ध हवा दे रहा है, ठंडा तापमान दे रहा है, और उसी को आप नष्ट करने पे तुले हुए हैं। गजब का मानव है। विकास का मतलब यह नहीं होता है कि आप झुलसी हुई धरती पर नौकरियां बांटे, नौकरियों को पैदा करें। नौकरियां पैदा नहीं कर सकते हैं झुलसी हुई धरतियों पर। और क्या आपको मालूम है कि तेलंगाना सरकार ने विकास के नाम पे 40,000 पेड़ काट दिए? 2014 से लेके अब तक 11,422 एकड़ की जो जमीन है, जो जंगल था, उसको उन्होंने साफ कर दिया है। तेलंगाना सरकार का जो ये जमीन, जो 400 एकड़ की जो जमीन है, उसको लेकर यह कहना है कि ये वन भूमि नहीं है बल्कि एक राजस्व भूमि है, इसलिए इसका पर हमारा अधिकार है। हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो केस लड़ा है वह जीत चुके हैं, इसलिए यह जमीन हमारी है और हम इस पे ऑक्शन करना चाहते हैं। वह ऑक्शन हम करके रहेंगे। जबकि विश्वविद्यालय का कहना है कि जुलाई 2024 में परिसर में जो राजस्व अधिकारी हैं, 2006 में जो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हें पुनः नामांकन के लिए 400 एकड़ की जो ये जंगल है उसका सर्वेक्षण के लिए बुलाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी मसले को लेकर के राज्यसभा के जो सांसद है रवि चंद्राबद्दी, वह राज्यसभा में गुरुवार को उच्च सदन में यह मुद्दे को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रात में जेसीबी का इस्तेमाल करके जमीन को साफ किया गया, जबकि पर्यावरण मंत्रालय से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई। और पर्यावरण मंत्रालय ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है कि इस कटाई को तुरंत रोका जाए। वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के खिलाफ 2 जनहित याचिका दर्ज की। जो पहली जनहित याचिका है वो गो बात फाउंडेशन की तरफ से दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय TGIIC को भूमि हस्तांतरण जो किया गया है उसको अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है। और भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक बाबू राव कल्प ने दूसरी जनहित याचिका दायर की है और न्यायालय से मांग की है राजस्व विभाग द्वारा जो 400 एकड़ की जमीन है उसकी भूमि को जो है, उसके जंगलों को नष्ट किया जाए, इसको रोका जाए। राज्य सरकार की जो ये कार्रवाई है उसको गैर कानूनी कार्रवाई घोषित किया जाए, वो वन रक्षक अधिनियम 1980 के अनुसार इसको घोषित किया जाए। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद का जो ये जंगल है उसमें क्षेत्र में किसी प्रकार की विकास गतिविधि पर रोक लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने उस स्थान पर पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी है और मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि अगले आदेश तक ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुछ करता है तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम होंगे। और उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि इसके बाद कोई भी पेड़ ना काटा जाए। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 3 अप्रैल को पेड़ काटने पर रोक लगा दी, जो कि एक्सटेंड करके 7 अप्रैल करते हैं, लेकिन इसके बाद अंतरिम आदेश जो है वह अपना 16 अप्रैल को सुनाएंगे और 16 अप्रैल की कार्रवाई तक कोई भी पेड़ न काटा जाए। और क्या आपको लगता है कि यह पहला विवाद है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है? अब तक केवल एक सरकार, क्या कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया? नहीं मित्र, अन्य सरकारों ने भी किया है। बस आपको मैं छोटे छोटे उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूँ। हम अपने भविष्य के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हमारे आने वाला जीवन कैसा होगा यह सोच के तो मेरा दिल ही घबराता रहता है। पुणे नगर निगम ने एक नदी के प्रस्ताव के तट को साफ करने के लिए लगभग 22,150 पेड़ों को काट दिया। अरावली पर्वतमाला जो है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है और सबसे बड़ी यह प्राचीन पर्वतमाला है और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जैविक विविधता है, पानी है और यह मरुस्थल को रोकती है। मरुस्थल बनने से क्षेत्र को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पर खनन निर्माण की गतिविधियां बहुत जोरों से जा रही है, जिससे कि सूखे जंगलों का विनाश होता चला जा रहा है। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के दादरी खुर्द गांव में एक 1600 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट जो बनाया जा रहा है, इसके लिए वनों की कटाई जोरों पर की जा रही है और यह पर्यावरण के लिए बहुत ही चिंता की बात है। आप सभी को भी इस पर सहमत होना चाहिए। अदानी समूह की सहायक कंपनी मिर्जापुर थर्मल एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के निर्माण के लिए 33,000 से अधिक पेड़ों को, विकसित पेड़ हैं, उनको काटने की योजना बनाई है, जो कि गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर जिलों होते हुए 101 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस परियोजना का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुविधा को बढ़ाना है।
जिसमें हरिद्वार से लेकर गंगा जल ले जा करके राज्य के विभिन्न मंदिरों पे ले जाकर चढ़ाया जा सके। क्या पेड़ों की बलि चढ़ा करके भगवान को खुश किया जा सकता है? 9 अगस्त 2024 से लेकर सिंचाई विभाग के अनुसार गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर इन कुल जिलों से होते हुए 1,76,000 पेड़ काटे जा चुके हैं और हम मूक दर्शक बने हुए हैं। अब आते हैं उस घटना पे जो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के हसदेन आर्यन क्षेत्र में कोयला खनन के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है और अब तक लगभग 94,460 पेड़ काटे जा चुके हैं और इस खनन गतिविधियों को बढ़ावे देने के लिए 2,73,757 पेड़ काटे जाएंगे। तो सर, हम लोग अपने पेड़ को क्यों काट रहे हैं? हम अपने फेफड़े को क्यों काट रहे हैं? हम अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन कैसे देंगे? सोचिए जरा, आप जरा सोचिए। समय इस समय है कि हम पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो हम विनाश की लीला को देखेंगे और आज हम पर्यावरण को के साथ में कर रहे हैं। और सबसे गजब की बात है कि संसद में इसी वक्त बोर्ड पे लेकर हंगामा हो रहा था और मुसलमानों को मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान को जो है उनके लिए झगड़ा हो रहा था और हैदराबाद के ही सांसद इस बिल की कॉपी को फाड़ रहे थे क्योंकि वो लोग उनको वोट देते हैं। काश ये पंछी, मोर, हिरण, पेड़ भी वोट देते तो इनकी भी बात सुनी जाती। इन बेचारों को सुनने वाला कोई भी नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं, इनकी कोई जात नहीं है, इसलिए इनकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है। आज उनके रोने की आवाज़ को आप सुन नहीं पा रहे हैं, कल आपके रोने की आवाज़ भी कोई नहीं सुनेगा और यह आंसू उनको आपको जीने नहीं देंगे क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि राहुल गांधी जो मुसलमानों के लेकर के इतना चिंतित हैं, क्या इन पेड़ पंछियों के लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए? पर्यावरण को लेकर नहीं उनको चिंतित होना चाहिए? क्या इनको आसियाने को बचाने के लिए उनको प्रयास नहीं करना चाहिए? बस वो लोग समाजसेवी बनते हैं, नेता बनते हैं। राहुल गांधी ने अभी गुजरात में 58वां जो सम्मेलन हुआ है उसमें एक लाइन भी इसके बारे में नहीं कहा। उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। उनको रेवती रमन्ना जो सरकार है उनको क्या यह नहीं है कि रेवती रमन्ना को वो अपने उनके पद से हटा दे? इसके कारण क्यों नहीं राहुल गांधी ने किया? अगर राहुल गांधी ये सब काम नहीं करते हैं, केवल मुसलमानों के लिए जाएंगे, दलितों के लिए लड़ेंगे और वो भी कहने के लिए केवल लोग लड़ते हैं, लेकिन कभी आज तक आपने कभी देखा है कि राहुल गांधी सड़क पे आकर कोई आंदोलन किए हो? कोई भी आंदोलन को उन्होंने जन्म दिया हो? बताएं। केवल यात्राएं करते हैं और यात्राओं से कुछ नहीं होने वाला है। अगर इस प्रकार के काम उनके भी सरकार में होते रहेंगे, बीजेपी के सरकार में भी होते रहेंगे, तो फर्क क्या है? दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हुए। पर्यावरण के प्रति क्या वो सचेत नहीं हो सकते हैं? ये वो जो पेड़ों को काटने वाली कार्रवाई हुई है, वो जो उनके ही सरकार के द्वारा की गई है, क्या उसको नहीं रोक सकते हैं? और ध्रुव राठी जो कि एक यूट्यूबर है, जो कि कांग्रेस का फुल टू सपोर्ट करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है क्योंकि उसने इस मुद्दे को उठाया। इस कारण से उसके ऊपर कार्रवाई की गई। मीडिया के ऊपर तो इसका कोई नामो निशान तक नहीं है। आखिर कैसे हम लोग अपने पर्यावरण के प्रति इतना लापरवाह हैं? और राहुल गांधी, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो ऐसे मुद्दों को उठाना पड़ेगा। अपनी सरकार में ऐसे उदाहरण देने पड़ेंगे कि आप अब बहुत अच्छे नेता हैं, इसका उदाहरण देना पड़ेगा। आप लोगों के प्रति इतने संवेदनशील है, इसका उदाहरण देना पड़ेगा, वरना आप आखिरी सीट में जाकर बैठ जाइए, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आजकल के जो नेता हैं वह केवल समाज सेवी नहीं है, वह एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है। वह 1 रुपया लगाते हैं और 10 रुपए की उम्मीद करते हैं। यहाँ सब धंधा करने पे लगे हुए हैं, सब धंधे पे लगे, बस बेवकूफ़ तो हम लोग हैं। लेकिन हमें प्रकृति को बचाना होगा। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो हम अपनी विरासत लीला देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।